वेलकम बैक एंड वी वर टॉकिंग अबाउट एनरोलिंग एंड आई वाज टेलिंग यू कि आपको इमोशनली चार्ज क्लाइंट के साथ डील करना है और कोलैबोरेटिवली सिस्टम को लेकर चलना है ताकि कहीं पर भी क्लाइंट को ये फीलिंग ना हो कि यू आर देयर टू टेक अप द सिस्टम, ओके, यू आर गोइंग टू टेक द होल कंट्रोल। सो कभी भी क्लाइंट इस चीज़ से एग्री नहीं करता और ना ही उसको करना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली वो उसकी पोजेशन है, वो उसका एसेट है, वो उसकी इन्वेस्टमेंट है, तो वही उसको लेकर चले तो दैट इज गुड। आपका वहां पर रोल क्या है? यू आर ओनली देयर फॉर द कंसल्टेशन, ठीक है। और कंसल्टेशन से एक एक भी स्टेप आगे जाने की जरूरत ओडी प्रैक्टिशनर को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्टिंग की, तो रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्ट जो कंपिटेंसीज आपसे रिक्वायर्ड हैं, इट इज सेड कि एन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर कैन कॉन्ट्रैक्ट साइकोलॉजिकली फॉर कोलैबोरेशन, ठीक है। आप टेक्निकल कॉन्ट्रैक्ट, रिटन कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर तो जाओगे सो जाओगे, लेकिन जो साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कि यू आर हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी विद योर क्लाइंट, साइकोलॉजिकल फ्रीक्वेंसी विद योर क्लाइंट, ये जरूरी है। बिकॉज साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट के हुए बगैर इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू टू एक्चुअली पार्टिसिपेट इन द डेवलपमेंटल कॉन्टेक्स्ट, ओके। बिकॉज अक्सर औकात पेपर के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट ऑफ द वर्थ एज कंपेयर टू हैविंग अ साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट। The 15th competency required from you is help the client reflect on motivation, because unless and until वहां पर environment of motivation नहीं होगी, वहां पर लोग enthusiastic नहीं होंगे, involved नहीं होंगे, engaged नहीं होंगे, तो it would be difficult for you even to overcome the resistance. The 16th competency required from you is clarify the outcomes, ठीक है। सो डिलीवरेबल्स क्या हैं, आउटकम क्या निकलेगा इस सारे चेंज एफर्ट के बाद, तो उसको भी आपने कोशिश ये करनी है कि यू शुड बी देयर टू एलैबोरेट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, क्योंकि जब तक आप नंबर्स में बात नहीं करेंगे द पीपल वुड नॉट बी रेडी टू एक्सेप्ट योर प्रपोजल्स, ओके। 17th competency required is build realistic expectations, ठीक है। उसको आप आइडियलिज्म में नहीं ले जाएं कि वेरी नेक्स्ट डे आप जो है वो मार्केट लीडर होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको रियलिस्टिक ग्राउंड्स पर बात करनी है, आपको ये भी उसको शेयर करना है कि कंडीशंस एंड कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, और इसका जो फ्रेमवर्क डेवलप किया जाता है ये एक्चुअली बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि एक मेडिकल कंसल्टेंट आपको बता रहा होता है कि जनाब इस ऑपरेशन के बाद ये रिस्क इन्वॉल्व हैं, ये बेहतरी होने का चांस है, ये चीजें आपको प्रिकॉशनरी वो पिक करनी है। सो बिल्कुल उसी तरह आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर साथ में जब एसोसिएट होते हो तो आपको एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की तरह तमाम रिस्क एसोसिएटेड, तमाम आउटकम्स एसोसिएटेड, तमाम प्रोबेबल कंडीशंस एंड कंस्ट्रेंट्स एसोसिएटेड, उन सब चीजों को एलैबोरेट वो करना चाहिए, करना होता है। It is a requirement, okay? So that is the 17th competency जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं कि build realistic expectations. 18th competency जो required है that is conduct a mini assessment, जिसको हम ट्रायल रन भी कह सकते हैं, कि आप में ये कंपिटेंसी है कि आप उसको वक्ती तौर पर विद इन 1 day or 2 आप उसको कुछ चीजों को स्टडी करके एकदम से उसके आउटकम्स वो दिखा सको, ओके। सपोजिटली आप एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड हो और वहां पर आप टर्नओवर के इशू के ऊपर काम करना चाहते हो। सो टर्नओवर के हवाले से व्हेन यू स्टडीड द ऑर्गेनाइजेशन, व्हेन यू वेंट थ्रू द इश्यूज एज डिस्क्राइब्ड बाय द क्लाइंट, तो आपने ये देखा कि यहाँ पर अटेंडेंस सिस्टम जो है उसमें कुछ एरर्स हैं, ठीक है। तो आप उसे कहोगे जनाब ओके, टर्नओवर के हवाले से चूंकि अटेंडेंस भी हमें एक कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करनी है, तो अटेंडेंस के सिस्टम के अंदर अगर आप एबीसीडी चेंजेस कर लें तो उससे आपको ये बेनिफिट होगा। तो वो बेनिफिट जो अटेंडेंस रिलेटेड होगा वो आपको विद इन ए डे और 2 नजर आ जाता है, ओके। तो बाज़ औक़ात कंडक्ट अ मिनी असेसमेंट में आप एक शॉर्टर प्रोजेक्ट 1 day 2 day 1 week वाला प्रोजेक्ट पिक कर लेते हो टू टेल द क्लाइंट कि जनाब आप कैपेबल हो टू ब्रिंग अबाउट द चेंज। And once that assessment is creating once that little project is creating good results, तो client का confidence आपके साथ build up कर जाता है for a larger and a bigger project, ठीक है। So 19th जो हमारे पास competency required है that is identify the boundary of systems to be changed. आपको ये पता होना चाहिए कि आपने चेंज कहां पर लेकर आना है, किस हद तक लेकर आना है, और किन एरियाज को आपने नहीं छेड़ना, किन एरियाज पर आपने फोकस नहीं रखना, बिकॉज वो आपके स्कोप में, प्रोजेक्ट स्कोप में वो शामिल नहीं है। और जो चीजें आपके प्रोजेक्ट स्कोप में शामिल नहीं है उन चीजों में इंटरवीन करना आपकी बहुत बड़ी प्रोफेशनल मिस्टेक होगी, चाहे कि आपको बहुत ऑब्वियस नजर आ रहा हो कि दीज आर द अदर प्रॉब्लम्स एज वेल एसोसिएटेड विद द पर्सन।
या एसोसिएटेड विद द क्लाइंट, एसोसिएटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो आपको बाउंड्री डिफाइन करनी आनी चाहिए कि आपका चेंज की बाउंड्री क्या है, और उसके लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिटरेचर में जो हम एक्सप्रेशन यूज करते हैं, दैट इज टू डिफाइन द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, और उस स्कोप को फिर प्रोजेक्ट चार्टर और स्कोप स्टेटमेंट, ये दो हम एक्सप्रेशन यूज करते हैं, उसमें लिखा जाता है। लाइकवाइज 20th competency जो रिक्वायर्ड है, दैट इज आर्टिकुलेट एन इनिशियल चेंज प्रोसेस टू यूज। ठीक है, कि आपने जब शुरू करना है काम तो फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट। इसकी एग्जांपल बिल्कुल इस तरह से होती है कि जैसे बहुत ज्यादा उलझी हुई आपके पास एक थ्रेड हो, एक डोर हो, तो आप सबसे पहले क्या करते हो कि यू ट्राई टू फाइंड इट्स वन एंड। ओके, जब तक आप उसको सिरा नहीं मिलेगा, आप शायद उस उलझन को दूर नहीं कर पाओगे। सो बिल्कुल इसी तरह चेंज मैनेजमेंट के हवाले से याद रखिएगा कि फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट आपको ये चीज बहुत क्लियरली पता होना चाहिए। आपने जब इंटरवेंशंस क्रिएट करनी है तो आप टेक्नो स्ट्रक्चरल इंटरवेंशन लेकर आ रहे हो, आप स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन लेकर आ रहे हो, आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंटरवेंशन लेकर आ रहे हो, ह्यूमन प्रोसेस इंटरवेंशन वो लेकर आ रहे हो, तो किस इंटरवेंशन से आपने स्टार्ट लेना है, यू शुड बी एबल टू नो इट। जो यहाँ पर आपके 20th कंपिटेंसी में लिखा हुआ है कि आर्टिकुलेट एन इनिशियल चेंज प्रोसेस टू यूज। ठीक है, तो चेंज को स्टार्ट कहां से करना है। 21st जो आपसे रिक्वायर्ड है कंपिटेंसी टू बिकम अ प्रोफेशनल ओटी कंसल्टेंट एंड प्रैक्टिशनर, एंड दैट इज एक्सप्लिकेट एथिकल बाउंड्रीज। ठीक है, तो आपके जितने भी एथिकल कंसर्न्स हैं, क्योंकि आज के हमारे सेशन में एथिकल कॉन्टेक्स्ट के ऊपर भी हम बात करेंगे, सो एथिकल बाउंड्रीज डिफाइन करना, कोड ऑफ एथिक्स डेवलप करना, और उस प्रॉपर कोड ऑफ एथिक्स को लेकर चलना, दीज आर ऑल द रिक्वायरमेंट्स विच आर नेसेसरी फ्रॉम यू। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन के भी जो कोड ऑफ एथिक्स होते हैं, उनको भी समझना चाहिए कि वहां पर किस तरीके से आपने अपने आप को एथिकली डेमोन्स्ट्रेट वो करना है। आई विल बी शोइंग यू प्रैक्टिशनर गाइड इन अ कपल ऑफ मिनट्स, जिसमें कि हम एथिकल कंसिडरेशंस और कोड ऑफ एथिक्स जो एक ओडी कंसल्टेंट के साथ एसोसिएटेड है, उसकी डिटेल वो भी गो थ्रू करेंगे। अब 22nd कंपिटेंसी देखिएगा, जिसमें कि कंफर्म कमिटमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ओके, सो आपका बजट, आपको ह्यूमंस कौन से रिक्वायर्ड होंगे उस प्रोसेस में लाने के लिए, आपको किस किस्म की मशीनरी रिक्वायर्ड है, किस किस्म का मटेरियल रिक्वायर्ड है, कौन कौन से सिस्टम्स रिक्वायर्ड है, कंप्यूटर्स रिक्वायर्ड है, सो व्हाट टाइप ऑफ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल रिसोर्सेज यू आर आस्किंग फॉर। तो आपको रिसोर्सेज को डिटरमिन करना आना चाहिए व्हेन यू आर एंगेजिंग योरसेल्फ ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट, ऑन अ प्रोजेक्ट। ठीक है, सो और आपको इस बात को भी इंश्योर करना है कि उन रिसोर्सेज की जो फराहमी है वो आपको कंसिस्टेंटली मिलती रहे, बिकॉज अगर रिसोर्सेज कहीं पर डिप्लीट कर गए तो ऑब्वियसली आप उस प्रोजेक्ट को पाए तकमील तक नहीं पहुंचा पाओगे। ओके, सो कंफर्म द कमिटमेंट ऑफ द रिसोर्सेज, ये जरूरी है। और ऑब्वियसली जब हम कमिटमेंट का वर्ड डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें मेन चीज ह्यूमन रिसोर्स है जिसकी कमिटमेंट रिक्वायर्ड होती है, बिकॉज कमिटमेंट का वर्ड इज नॉट एक्चुअली एंड टेक्निकली एसोसिएटेड विद अ मशीन। 23rd जो कंपिटेंसी रिक्वायर्ड है, दैट इज आइडेंटिफाई क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स फॉर द इंटरवेंशन। ठीक है, तो अब आपको क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर का जो कंप्लीट बैकग्राउंड है ये पता होना चाहिए। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स को हम कहते हैं जो इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव में ऑपरेट करते हैं। इस बात का मतलब ये होगा कि इंडस्ट्री के अंदर इन फैक्टर्स को कोई भी पिक कर ले तो वो कामयाब हो जाएगा। ठीक है, और हर एक इंडस्ट्री के जो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स को लिटरेचर में हम एक और नाम से भी जानते हैं, नोन एज की सक्सेस फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल, आप डिफरेंट इंडस्ट्रीज का पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर सकते हो। सपोजिटली टेक्सटाइल इंडस्ट्री, अब आपको ये देखना है कि टेक्सटाइल के अंदर क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स वो क्या क्या हैं। सपोजिटली आप कहते हो कि टेक्सटाइल में पहला क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है सप्लायर रिलेशनशिप। ठीक है, कि सप्लायर जो आपको सप्लाई प्रोवाइड कर रहा है, अगर उसके साथ आपका ताल्लुक विन विन रिलेशनशिप में नहीं है तो आपके लिए सक्सेसफुल होना डिफिकल्ट हो जाएगा। There is a comment in the chat box that threshold, obviously threshold is one of the critical success factor जो कि हम इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव में वो डिफाइन करेंगे कि किस इंडस्ट्री से हमारा ताल्लुक है और उस इंडस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में आपको कौन सा थ्रेशोल्ड रिक्वायर्ड होगा। वो ऑब्वियसली आपकी डिस्कशन जो है वो रिलेटेड टू इंडस्ट्री स्पेसिफिक डिस्कशन वो चलेगी। अब वो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स, की सक्सेस फैक्टर्स, इनको बेस बनाकर हम एक लिस्ट प्रिपेयर करते हैं और अबाउट हमें 7 to 10
क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को एडवाइस करने के लिए कि आप इन फैक्टर्स पर अगर फोकस करें तो आपके लिए एक इंडस्ट्री के अंदर डेवलप करना, कामयाब होना वो आसान होगा। ओके, इसकी पूरी डिटेल और इसको किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाता है वो हम अगले चैप्टर्स में गो थ्रू इंशाल्लाह करेंगे। सो एक ओडी प्रैक्टिशनर के पास क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना वो जरूरी है। बॉटलनेक्स कहां पर हैं ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है। आपको कहां पर कस्टमाइज मशीनरी की जरूरत है, फॉर एग्जांपल क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर के अंदर तो कस्टमाइज मशीनरी इक्विपमेंट का दरकार होना, अगेन दैट इज क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। जो कमेंट अभी मुझे रिसीव हुआ चैट रूम के अंदर उसमें उसके मल्टीपल कॉनोटेशंस भी हो सकती हैं। थ्रेशोल्ड का एक मतलब ये भी हो सकता है कि डिस्कशन के हवाले से भी आपका थ्रेशोल्ड आ गया है, बट अगेन इट इज योर क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर इन कपल ऑफ एस्पेक्ट्स जिस पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसके ऊपर भी इंशाल्लाह फोकस अभी हम जल्दी करेंगे। 24th हमारे पास जो एस्पेक्ट अवेलेबल है दैट इज क्लैरिफाई द रोल ऑफ कंसल्टेंट। ठीक है, आपके पास ये कैपेबिलिटी हो, कंपिटेंसी हो कि आप अपने रिलेशनशिप विद द क्लाइंट के साथ जब इन्वॉल्व हो तो आप उसको बता सको कि आपका रोल इस सारे चेंज में क्या होगा। बिकॉज अक्सर औकात द क्लाइंट होल्ड्स यू रिस्पॉन्सिबल ऑफ एवरीथिंग, तो यू हैव टू बी क्लियर विद द क्लाइंट कि आप यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल ऑफ एवरीथिंग। ओके, आप सिर्फ रिस्पॉन्सिबल ABCD फैक्टर के लिए हो, आप वहां पर रिस्पॉन्सिबल XYZ के लिए नहीं हो। ओके, तो ये डूज एंड डोंट्स जो है ये आपके लिए जानना वो जरूरी है। इसी तरह क्लैरिफाई द रोल ऑफ क्लाइंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिगिन टू ले आउट एन इवैल्यूएशन मॉडल। ओके, ये दो पॉइंट्स हमारे लिए बहुत अहम है एज ओडी प्रैक्टिशनर एंड कंसल्टेंट कि वी शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि क्लाइंट का रोल क्या है इस सारे चेंज प्रोसेस में, और उसको आपने बाकायदा तौर पर रिटन फॉर्म में बताना होता है कि कहां कहां पर इस प्रोजेक्ट के अंदर आपकी जरूरत किस हवाले से होगी। ओके, एंड 26 पॉइंट में जैसे हम पढ़ रहे हैं कि बिगिन टू ले आउट एन इवैल्यूएशन मॉडल, कि आप ये भी चीज चेक कर सको कि हाउ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट दिस ऑल चेंज टुक प्लेस। ओके, तो आप उसकी इवैल्यूएशन कर सको, उसको क्रिटिकल रिव्यू में लेकर आ सको, बिकॉज एक प्रोजेक्ट से जो हासिल होने वाला आपका लर्निंग एक्सपीरियंस होगा उसको आप सेकंड प्रोजेक्ट के लिए यूज वो कर सकते हो। लाइकवाइज हमारे पास जो मिनी असेसमेंट के हवाले से जो एक हेडिंग आ रही है, अनदर कॉम्पिटेंसी रिक्वायर्ड बाय द प्रैक्टिशनर, उसके बारे में कहा जा रहा है कि 27th पॉइंट देखिएगा कि एन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर कैन नंबर 1 नंबर 27 इस हेडिंग में नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं, फर्दर क्लैरिफाई रियल इश्यूज। ओके, कुछ हमारे पास एपरेंट इश्यूज होते हैं, कुछ हमारे पास रिपोर्टेड इश्यूज होते हैं, और कुछ बाजुकात हमारे पास रियल इश्यूज होते हैं। ठीक है, रियल इश्यूज वो हिडन पार्ट्स होते हैं जो कि क्लाइंट को वैसे विजिबल शायद नहीं होंगे। बिकॉज जैसे आपको मैंने एक दफा पहले एग्जांपल में बताया था कि एक कमरे में अगर एक स्मेल हो और आप उस कमरे में काफी देर से हो तो विद द पैसेज ऑफ टाइम यू वुड नॉट बी एबल टू रिकॉग्नाइज दैट स्मेल। लेकिन जो बाहर से कोई शख्स उस कमरे में एंटर होगा दैट पर्सन वुड बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट स्मेल इमीडिएटली। तो होता यह है कि एक सिस्टम के अंदर जब एक क्लाइंट ऑपरेशनल है, वहां पर काम कर रहा है, तो बाज़ औक़ात वो उसके सिस्टम के अंदर पाए जाने वाले लूप होल्स, लीक पॉइंट्स को नहीं जान रहा होता। तो ओडी कंसल्टेंट के पास ये कैपेबिलिटी हो, ये कॉम्पिटेंसी हो कि वो वहां पर जाकर रियल इश्यूज को हाईलाइट कर सके रादर देन रिपोर्टेड इश्यूज के ऊपर सिर्फ फोकस करने के। ठीक है, 28th कॉम्पिटेंसी देखिएगा, बी अवेयर ऑफ हाउ वंस बायसेस इन्फ्लुएंस इंटरेक्शन। अब आपको पता है कि बहुत सारे ह्यूरिस्टिक्स, वो जजमेंटल शॉर्टकट्स, वो हमारी डिसीजन मेकिंग के साथ एसोसिएटेड हैं, जिन जजमेंटल शॉर्टकट्स में हम स्टीरियोटाइपिंग, हॉलो इफेक्ट, प्रोजेक्शन एरर, रीसेंसी एरर, सुपीरियरिटी एंड इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस, देयर आर सो मेनी थिंग्स, सो मेनी एस्पेक्ट्स जिनमें के बायसेस प्रिवेल करती हैं। तो अब आपको बहुत सेंसिटिव होना पड़ेगा इस बारे में कि आप बायसेस, प्रेजुडिस, एटीट्यूड्स, इन तमाम को भी समझ सको ऑन प्रॉपर ग्राउंड्स। Because unless and until आप उन biases and prejudice attitudes को demonstrate नहीं कर सकोगे, समझ नहीं सकोगे, तो उस वक्त तक आपके लिए difficult होगा to properly execute your motives in the organization. Okay? 29th aspect में, और यहां पर biases के हवाले से आपको एक और चीज भी मैं क्लियर करता चलूं कि हम में से कोई भी अपनी biases को खत्म नहीं कर सकता।
ठीक है, अपने फेवरेटिज्म्स को खत्म नहीं कर सकता, अपने प्रेजुडिस एटीट्यूड को खत्म नहीं कर सकता। द रीजन बीइंग कि वी आर बाय नेचर बायस्ड, वी आर बाय नेचर एसोसिएटेड विद द यू नो पॉजिटिविटीज एंड नेगेटिविटीज ऑफ द लाइफ। होता बेसिकली ये है कि आपको एक मेरिट एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। सो मेरिट एस्टेब्लिशमेंट इज द वे जिससे कि हम बायसेस को ओवरकम वो कर सकते हैं, बायसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो याद रखें, डोंट ट्राई टू किल द बायसेस, रादर यू शुड बी एबल टू कंट्रोल द बायसेस। ओके, दैट इज द रीजन कि 28th पॉइंट पे लिखा कि बी अवेयर ऑफ हाउ वंस बायसेस इन्फ्लुएंस इंटरेक्शन। ओके, तो ये चीज बड़ी अहम है हमारे लिए समझनी। और वो बायसेस आपकी कई बुनियादों पर हो सकती हैं। अगर आप स्टीरियोटाइपिक एस्पेक्ट्स की भी बात करो तो उसमें याद रखिएगा कि रंगो मजहब की बुनियाद पर भी हो सकती है, जियोग्राफिक सिचुएशन की बुनियाद पर भी हो सकती है, आपकी एथनिक बैकग्राउंड की बुनियाद पर हो सकती है, एज ग्रुप की बुनियाद पर हो सकती है। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स जिनके बारे में बायसेस जो हैं दे कैन प्रिवेल। लाइकवाइज 29th एस्पेक्ट में देखिएगा कि लिंक चेंज एफर्ट इन टू ऑनगोइंग ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस। ठीक है, ऑब्वियसली क्लाइंट्स की भी बायसेस होती हैं, देयर इज नो डाउट इन इट। आपको मैं उसके छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि आई वाज ऑन अ कंसल्टेशन प्रोजेक्ट विद एन ऑर्गेनाइजेशन, और वहां पर द क्लाइंट वाज अ वेरी सीनियर पर्सन। ओके, और वो हर एक डिस्कशन के बाद मुझे ये यकीन दहानी करवाते थे कि जितनी मेरी टोटल उम्र है उतना उनका एक्सपीरियंस है। ओके, सो मुझे बड़ा टेक्निकली उनके साथ फिर खेलना पड़ा, बिकॉज एज डिफरेंस बहुत ज्यादा था, उसकी अपनी प्रेफरेंसेस थी, उसके अपने स्टाइल ऑफ इंटरेक्शन था। तो उस सूरत में ये अक्सर मुझे सुनने को मिला उन साहब से कि जितनी मेरी टोटल उम्र है उतना उनका एक्सपीरियंस है। तो मैंने फिर ये करना शुरू किया कि मैंने उनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट और उनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी शुरू कर दी, और हर एक जुमले के अंदर मैंने एक्सपीरियंस का जो रोल है उसके ऊपर बहुत एम्फसाइज करना शुरू कर दिया। ठीक है, और उनको ये बताया कि जी एक्सपीरियंस का तो कोई नेमर बदल नहीं होता। सर आपने तो ऑब्वियसली, लोगों ने तो ऑब्वियसली धूप में तो बाल सफेद नहीं किए होते। ठीक है, तो इस तरह के बेशुमार मुहावरे यूज करके मुझे बड़ा साइकोलॉजिकली उनसे डील करना पड़ा कि उनके इस पर्सपेक्टिव को मैं टैकल कैसे करूं। ठीक है, तो याद रखें कि बायसेस, फेवरेटिज्म्स, ह्यूरिस्टिक्स, जजमेंटल शॉर्टकट्स, ये तमाम वो चीजें हैं जो हम सबके साथ एसोसिएटेड हैं। So we have to be sensitive about these things, and we should be able to control these. We would not be able to, kill these. So yeah, that is the sensitive point which we have to understand. So यहां पर हमारे पास अब जो नेक्स्ट बायसेस के बाद जो पॉइंट आ रहा है कि लिंक चेंज एफर्ट इनटू ऑनगोइंग ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस। ठीक है, तो आपको जो जाहिर है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑपरेशंस होते हैं उनको तो नहीं रोकते ना, तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन तो वैसे ही चलते रहेंगे। तो आपको रनिंग ऑपरेशंस के साथ साथ उस चेंज को लेकर आना है। ऐसा तो नहीं होता है कि आप जब चेंज इंप्लीमेंट कर रहे हो तो आपने 2 हफ्ते के लिए, 3 हफ्ते के लिए सबको छुट्टी पर भेज दिया, ऐसा नहीं हुआ करता। ओके, तो अब रनिंग ऑपरेशंस भी चले, उनकी एफिशिएंसी भी हर्ट ना हो और चेंज भी वहां पर आए, वट एवर द चेंज इज, आइदर इट इज स्ट्रक्चरल चेंज और कल्चरल चेंज, आपको इस तरीके से चीजों को मैनिफेस्ट वो करना होगा। तो आपके पास 29th कंपिटेंसी ये रिक्वायर्ड है। 30th कंपिटेंसी जिसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, एंड दैट इज टॉकिंग अबाउट आइडेंटिफाई फॉर्मल पावर। ओके, ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी किन किन के पास है, कौन किस किस डेजिग्नेशन पर ऑपरेट कर रहा है, किसके इख्तियारात में क्या कुछ है, आपको ये बड़ा क्लियरली पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आप इस इख्तियारात की जंग में आ गए तो ऑब्वियसली आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा अपने प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करवाना। तो आपको अब ये 30th पॉइंट और 31st पॉइंट, ये दोनों कंपिटेंसीज आपके पास होनी चाहिए कि फॉर्मल पावर किसके पास है और इनफॉर्मल पावर किसके पास है। और इन दोनों पावर्स की खेल के अंदर याद रखिएगा कि आपकी जो पॉलिटिकल लॉबिंग ये बहुत अहम रोल अदा करती है, क्योंकि बाज़ औक़ात एक पर्सन की डेजिग्नेशन के अंदर उतनी पावर्स नहीं होती जितनी किसी और इनफॉर्मल लीडर के पास पावर्स होती हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर के पास ज्यादा पावर है कि लेबर यूनियन के हेड के पास ज्यादा पावर है। सो आपको इसके बारे में बड़ा क्लियर शॉट पता होना चाहिए कि लेबर यूनियन का हेड जो है, कई हवालों से, मैं इस वक्त डेजिग्नेटेड पावर्स की बात नहीं कर रहा हूं, कई हवालों से लेबर यूनियन के हेड का बोला हुआ एक जुमला मैनेजर के लिखे हुए 10 पेजेस से ज्यादा भारी होगा।
तो आपको इस बारे में बड़ा केयरफुल रहना है कि जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहां पर, कब, कैसे, क्यों अवेलेबल है, और उसमें फॉर्मल पावर्स किन के पास है और इनफॉर्मल पावर्स किन के पास है। आप चाहे वो एक फैमिली रन एंटरप्राइज क्यों ना हो, बाजुका फैमिली रन एंटरप्राइजेस में फैमिली का एक ऐसा मेंबर होता है, या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें अक्सर देखने को मिला कि फैमिली का एक ऐसा मेंबर होता है जो कि टेक्निकली कंपनी फैक्ट्री के अंदर काम नहीं कर रहा होता, उसके पास कोई डेजिग्नेशन नहीं होती, लेकिन उसकी कही हुई बात के ऊपर हर कोई अमल कर रहा होता है। Now, you as an OD practitioner is dealing with that family run enterprise, so you have to be very sensitive कि how to tackle up these issues. तो आप socially, culturally आपको इन चीजों को understand करना है। Excuse me. We are moving towards the data gathering part, और हमारे पास 32nd competency वो अवेलेबल हो रही है, जिसके बारे में वो लिखा जा रहा है कि an effective OD practitioner can, 32nd पॉइंट हम पढ़ रहे हैं कि डिटरमिन एन अप्रोप्रिएट डेटा कलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, और ऑब्वियसली डेटा कलेक्शन के साथ साथ 33rd पॉइंट देखिए कि आपको टाइप ऑफ डेटा का भी पता होना चाहिए, आपको 34th पॉइंट देखिए अमाउंट ऑफ डेटा का भी पता होना चाहिए कि आप मेथडोलॉजी क्या यूज करोगे डेटा कलेक्शन की, आपने क्वेश्चनर लॉन्च करना है, आपने इंटरव्यूज करनी है, आपने पार्टिसिपेंट डायरी एंड लॉग्स का मेथड यूज करना है। सो व्हाट वे यू आर गोइंग टू कलेक्ट द डेटा, ठीक है, आपने फोकस ग्रुप्स करनी है, व्हाट वे यू आर गोइंग टू कलेक्ट द डेटा, व्हाट डेटा यू आर गोइंग टू इन्वेस्टिगेट, ओके, एंड व्हाट अमाउंट ऑफ डेटा इज रिक्वायर्ड, कितने आपको सैंपल साइज के साथ अपने डेटा को लेकर चलना है। तो ये तमाम तो वो चीजें हैं जो रिसर्च मेथोडोलॉजी के हवाले से भी आपको पता होनी चाहिए। 35th पॉइंट देखिए, यूटिलाइज अप्रोप्रिएट मिक्स ऑफ मेथड्स टू एंश्योर एफिशिएंसी। 36th point, utilize appropriate mix of methods to ensure objectivity. 37th point, utilize appropriate mix of methods to ensure validity. अब validity के मसाइल, reliability के issues, obviously जब हम research की बात कर रहे हैं, data collection की बात कर रहे हैं, तो आपको objectivity, subjectivity इन तमाम चीजों के बारे में technically पता होना चाहिए, otherwise it would be bit difficult for you to execute your motives. 38th पॉइंट पे वो बात करता है कि यूटिलाइज अप्रोप्रिएट मिक्स ऑफ डेटा कलेक्शन टेक्नोलॉजी। अब आपने इलेक्ट्रॉनिकली डेटा कलेक्ट करना है, आपने सिस्टम ऑपरेटेड डेटा कलेक्ट करना है, आपने ऑनलाइन सर्वेज लॉन्च करने हैं, तो ये तमाम चीजें इनके बारे में कॉम्पिटेंसी होना वो आपके पास जरूरी है, बिकॉज देयर वुड बी नोबडी इन द फील्ड कि वो आपको सिखा रहा होगा ऑन द रन टाइम कि हाउ टू ऑपरेट दीज थिंग्स। 39th एस्पेक्ट देखिए कि क्लैरिफाई बाउंड्रीज फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बल्कि कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज जो है वो आपके प्रपोजल से ही शुरू हो जाती है कि जो भी डाटा कलेक्ट किया जाएगा ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी से, आप उसको किसी भी स्टेज के ऊपर किसी भी कॉन्टेक्स्ट में विदाउट द कंसेंट ऑफ द क्लाइंट वो आप यूज नहीं करोगे। ठीक है, तो कॉन्फिडेंशियलिटी को बरकरार रखना ये आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए भी बहुत जरूरी है। 40th पॉइंट में देखिए कि सिलेक्ट अ प्रोसेस दैट विल फैसिलिटेट ओपननेस। ठीक है, कि शेयर्ड मीनिंग्स सबके पास हो, कोई भी ढकी छुपी बातें ना हो, ढकी छुपे प्रोसीजर्स ना हो, एवरीथिंग शुड बी क्रिस्टल क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। ओके, 41st हमारे पास जो कॉम्पिटेंसी रिक्वायर्ड है, एंड दैट इज गैदर डेटा टू आइडेंटिफाई फ्यूचर स्टेट्स। आपको फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव में ऑपरेट करना है, और अक्सर औकात फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव में ऑपरेट करने के लिए भी आप सबसे पहले क्या करते हो, हिस्टोरिकल ट्रेंड्स को देखते हो, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स को देखते हो, और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स एंड ट्रेंड्स को देखने के बाद यू विल बी इन अ पोजीशन टू डिसाइड कि आपने फ्यूचर में किस तरीके से अपनी प्लानिंग वो करनी है। राइट डियर, यहां पर हम अपना ये सेशन टाइम स्टॉप कर रहे हैं, और यहां से हम शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट सेशन आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।